नरेंद्र मोदी जी बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। 10 साल तक लगातार प्राइम मिनिस्टर है। किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक सत्ता पर नहीं होना चाहिए, स्वतः खुद ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए पॉलिटिक्स में। हजारों लाखों आदिवासियों का सपना तो है जब वो आपको देखते हैं विधानसभा के अंदर। तो वो सपना आदिवासियों का हेमंत सोरेन जैसे लोग पूरा करेंगे। नहीं, लेकिन ये विधायकी जीतने के सिर्फ 6 महीने बाद आप ये बात बोल रहे हैं। आदिवासियों के नाम पर आप पहुंचे विधानसभा तक। क्या बदलाव लेकर आए आप आदिवासियों के जीवन में अपनी विधानसभा सीट में? हमने आवाज जो है आदिवासियों को विधानसभा के अंदर में उठाई है। बिल प्रदेश की मांग को मैं डायस पर लेकर गया, रिकॉर्ड में चढ़ गया, वो बिल प्रदेश बनेगा। आपके माता पिता और स्वयं आप भी मध्य प्रदेश से बाहर राजस्थान और गुजरात के राज्यों में जाकर आपने वहां पर मजदूरी की, पलायन किया। राहुल गांधी जी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना होगा उन्हें। अभी परिपक्व नहीं है पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय स्तर के लिए। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। ललन टॉप की चुनावी यात्रा जो है इस वक्त मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर मौजूद है। मेरा नाम विपिन किराड़ है और हम इस वक्त रतलाम शहर में हैं। रतलाम शहर में हम आए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हैं अनीता नागर सिंह चौहान, जिनके पति नागर सिंह चौहान वन मंत्री हैं। दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हैं कांतिलाल भूरिया जी। कांतिलाल भूरिया जी श्रम मंत्री भी रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी रहे हैं और वो भी एक बड़े नेता हैं, कई बार के सांसद हैं। एक और पार्टी इस चुनावी मैदान में है क्योंकि ये आदिवासी बहुल सीट है। आदिवासियों की पार्टी राजस्थान से है और एमपी में उनके पहले विधायक भी जीते हैं। बाप पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमलेश्वर डोडियार जी, जो कि बाप पार्टी के विधायक हैं रतलाम से, यहाँ की सैलाना सीट से। जी कमलेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप पर। धन्यवाद। मैं आपके बारे में देख रहा था, जान रहा था, और आप ऐसे विधायक हैं जिनकी चर्चा दिल्ली तक रहती है, क्योंकि चाहे वो स्प्लेंडर से विधानसभा जाना हो 9 घंटे का सफ़र करके, चाहे झोपड़ी वाले घर के नाम से आप मशहूर हों। बराक ओबामा के बारे में आप क्या कहते हैं? बराक ओबामा के बारे में हमने पढ़ा कि आप काफ़ी उनसे समानता मानते हैं अपने जीवन में। इतनी समानता तो नहीं है, लेकिन एक प्रेरणा की स्रोत पॉलिटिकल मेरे को वहाँ से मिली थी। जी। मुझे एग्जैक्ट मेरे ख्याल से तारीख भी याद है, 20 जनवरी 2008 मेरे ख्याल से पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे। वो भी बहुत दबे कुचले हैं, ब्लैक मतलब दलित आदिवासी टाइप के लोग भारत में। पिताजी उनकी मौत हो गई थी, उनकी माँ केनिया छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट हुई थी, कुछ संघर्ष करके राष्ट्रपति बने। मेरा तो कोई सपना नहीं है पॉलिटिकल, विधायक तो बहुत बड़ी बात होती मेरे लिए। तो मैं तो सरपंच बनने की सोची थी, अब ओबामा से प्रेरित होकर के, और मैं सरपंच का विधायक बन गया हूँ। जी। आपका सपना नहीं है, लेकिन हज़ारों लाखों आदिवासियों का सपना तो है जब वो आपको देखते हैं विधानसभा के अंदर। तो वो सपना आदिवासियों का हेमंत सोरेन जैसे लोग पूरा करेंगे, मेरे को ज़रूरत नहीं है। आप खुद को सक्षम नहीं मानते कि आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं? मैं मानता हूँ, लेकिन मैं दूसरे भी तरीके से होता है। सोसाइटी में एक रिफॉर्म का कुछ आंदोलन चालू करने वाला हूँ मैं। अच्छा। तो मैं जो अपना टाइम है ज़िंदगी का, वो सारा पॉलिटिक्स में मैं नहीं दूंगा। नहीं, लेकिन ये विधायकी जीतने के सिर्फ 6 महीने बाद आप ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो सैलाना की जनता है, जो आदिवासी जनता है इस सीट की, उन्हें आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि तभी आपको जिताकर विधानसभा भेजा गया। और आज आप ये बात अगर रख रहे हैं कि आप दूसरे तरीके से उनकी जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके के किस तरीके से आप चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं? अगर 28 में मैं नहीं लड़ा, मान लो परमानेंटली पॉलिटिक्स से अगर मैं रिटायर हो गया, जी। तो भी 230 सीटों पर कैंडिडेट उतरेंगे, ऐसी हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है। चलिए, पिछले 6 महीने का सफ़र आपने तय किया है बतौर विधायक। आदिवासियों के नाम पर आप पहुंचे विधानसभा तक। क्या बदलाव लेकर आए आप आदिवासियों के जीवन में अपनी विधानसभा सीट में? एक तो अपने इलाके में लगातार आदिवासी लोगों के हकों के साथ में जो छीना झपटी हो रही थी वो रुकी है बहुत हद तक। करप्शन, आदिवासी लोग, जो सरकारें कोई किसी पार्टी की हो, आदिवासियों के हकों के लिए जो स्कीम्स बनती हैं, उन स्कीम्स का रुपया डकार लिया जाता है, वो रुका भी है। करप्शन जिसे कहते हैं, भ्रष्ट, किसी का मकान आया, किसी स्कीम का आया, किसी की पेंशन आई, वो सब गायब कर दी जाती थी। अच्छा। हम लोगों ने अभी इस प्रकार के प्रयास किए हैं कि वो रुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक हद तक रुकी हैं। हमने आवाज़ जो है आदिवासियों को विधानसभा के अंदर में उठाई है,
और हमने जो रखे वहाँ पर मुद्दे उठाए वो सारे रिकॉर्ड में हैं। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ मध्य प्रदेश में 4 राज्यों को मिला करके, जो भिल प्रदेश नए राज्य आदिवासियों की एक ये मांग है, बहुत लंबे समय की पुरानी, मेरे ख्याल से 100-150 साल पुरानी मांग है। भिल प्रदेश की मांग को मैं डायस पर लेकर गया हूँ, रिकॉर्ड में चढ़ गया, वो भिल प्रदेश बनेगा। इस प्रकार की तमाम प्रकार अच्छा आदिवासियों की ज़मीन का हो, खनन हो, किसी भी प्रकार के बड़े संवैधानिक अधिकारों की बात हो, संविधान की 5वीं अनुसूची सदन के अंदर में उठाए हैं। मौजूदा जो सरकार है, आपको लगता है कि वो आपकी इस मांग पर कुछ ध्यान दे रही है? भील प्रदेश की आपकी जो मांग है, नहीं, ये तो नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर हम लगातार मांग करेंगे और भविष्य में हमारी और ताकत मजबूत, जैसे आज मैं एक विधायक हूँ, भविष्य में एक की जगह हम लोग 50 बनेंगे या 100 विधायक हो जाएंगे, तो वो आगे रह करके और हमारे काम करेगी। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे मिलेगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे और है। फिर से पुराने पन्नों को पलटेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका जो कैंपेन हमने देखा दिल्ली से आप इस जगह तक पहुँचे, तो आपने ये प्रचार भी किया कि आप एक मज़दूर परिवार से आते हैं, आपके माता पिता और स्वयं आप भी मध्य प्रदेश से बाहर राजस्थान और गुजरात के राज्यों में जाकर आपने वहाँ पर मजदूरी की, पलायन किया। तो आपने क्या ऐसे बदलाव कुछ लेकर आए? क्या आप पलायन रोक पाए? क्योंकि सैलाना से अभी भी पलायन हो रहा है, झाबुआ से भी पलायन हो रहा है। एकदम तो ना, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और बड़ी समस्या का समाधान करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो निश्चित तौर पर मेरा जो इलाका है, आदिवासी लोग जो खेती बाड़ी पर निर्भर होती है आजीविका ज़िंदगी पूरी, खेती बाड़ी ठीक तभी हो सकती है जब पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो। दूसरा, आदिवासी इलाकों में कुछ रोज़गार के साधन और छोटी मोटी फैक्ट्रीज टाइप, हालांकि फैक्ट्रीज का विरोध होता है, मगर आदिवासियों के पास खुद ही जैसे कुटीर उद्योग जैसा होता है ना गवर्नमेंट के स्कीम्स का, कि 10-10, 20-20, 50-50 लाख का कुछ लोन जैसा स्कीम दिए और खुद ही जनरेट किए, इस टाइप की अगर कुछ व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर पलायन रुकेगा। इस तरीके की व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि संसद में अगर एक नुमाइंदा पहुँचे आपके इलाके से, तो शायद ज़्यादा बेहतर हो, बेहतर इंडस्ट्रीज़ आएँ, बेहतर स्कूल कॉलेजेस और बेहतर संसाधन होंगे, तो शायद पलायन उस तरीके से नहीं होगा। लेकिन ऐसे में फिर आपको नोटिस आ जाता है कि आपका जो बाप पार्टी का जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है, खुद एक ऐसा विधायक जो अपना रुतबा रखता है, अपना दम रखता है, सैलाना विधानसभा से जीत कर आया है, वो भी बीजेपी और कांग्रेस, 2 नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों को हराकर, फिर आप उस प्रत्याशी के प्रचार के लिए नहीं जाते और आपको नोटिस में ये भी कह दिया जाता है कि अगर आप नहीं करेंगे, इस तरह की कार्रवाई रहेगी तो पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। नहीं तो जिसको पार्टी को जो एक्शन लेना है ले सकती है, उसमें मैं को डरने वरने वाला ऐसा कुछ हूँ थोड़े ना। हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में JS चलता है, आदिवासियों का एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और विधानसभा चुनाव जब मैं लड़ा था 4-5 महीने पहले, तब एक अलायंस हुआ था कैंडिडेट JS का और सिंबल भारत आदिवासी पार्टी, जैसे इंडिया चल रहा है, जैसे NDA चल रहा है उस टाइप से। तो उसमें मेरे को सदस्यता तो वो दिलाई नहीं थी भारत आदिवासी पार्टी ने, मुझे मेंबर नहीं बनाया पार्टी का। तब जब बाहर निकालने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। अब जब विधायक बना, उसके बाद में यहाँ मध्य प्रदेश की राज्य स्तर की एक इकाई बनी, बॉडी, कार्यकारिणी बनी। वो कार्यकारिणी बनी तो मुझे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं, कोई सहमति नहीं। रतलाम जिले की भारत आदिवासी पार्टी की इकाई की कार्यकारिणी बनती जिला स्तर पर, मैं विधायक हूँ इस जिले का, रतलाम जिले का, मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं। भारत आदिवासी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी की मीटिंग होती भारत आदिवासी पार्टी की, मुझे कोई सूचना नहीं, कोई सहमति नहीं। तो जब पार्टी मुझे खुद ही अपना पार्टी का विधायक नहीं मान रही है। नहीं, लेकिन आप सिंबल पे तो बाप पार्टी के ही लड़े थे ना। वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ जी, सिंबल जरूर दिया था मुझे। तो आप सदस्य नहीं मानते बाप पार्टी का? मैं नहीं, वो खुद ही नहीं मान रहे हैं। कमलेश्वर हमारा विधायक जो है वो हमारी पार्टी का नहीं, ऐसा वो खुद ही नहीं मानना चाहते हैं। मानते तो मुझे सदस्यता दिलवा देते, वो अभी सदस्य नहीं दिलवाए मुझे। पूछा भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तब उन्होंने मुझे मेंबरशिप दी। कहीं ना कहीं ये आरोप भी तो आप पर लग रहा है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने बीजेपी के साथ कोई साठगांठ कर ली है। नहीं, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी, ये जो चिट्ठी लिखी, आप जो लेटर वायरल हो रहा है हाथ से हैंडराइटिंग लिखा हुआ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत की राइटिंग नहीं, ये किसी बीजेपी की व्यक्ति की राइटिंग है और बीजेपी के किसी दफ्तर में लिखा गई चिट्ठी है ये। या तो मध्य प्रदेश की बीजेपी के दफ्तर में लिखा गया, राजस्थान की बीजेपी के दफ्तर में लिखा गया है। तो वो खुद ही बीजेपी के साथ में मिले हुए, मैं कहाँ हूँ इसमें। तो वहाँ से आपके लिए चिट्ठी लिखी गई है, तो आपको सूचना मिली, ये नोटिस कैसे मिला आपको? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे को व्हाट्सएप पर डाला है। तो अब आप एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी की राजस्थान इकाई ने, मध्य प्रदेश इकाई ने लिखा, और खुद व्हाट्सएप तो आपके पार्टी के अध्यक्ष ही कर रहे हैं आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो स्वयं, ये फैसला उनका नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उनको बीजेपी के लोग चला रहे हैं। और अब पूरी पार्टी को बीजेपी के लोग चला रहे हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ, पूरी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ मैं गलत। मैं पार्टी के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, मध्य प्रदेश में भी लोग हैं पदाधिकारी, और राजस्थान में भी राष्ट्रीय स्तर के, वो सब बीजेपी RSS के इशारों पर काम कर रहे हैं पदाधिकारी लोग।
मैं पार्टी को नहीं कह रहा हूँ पूरी पार्टी खराब है, कुछ पदाधिकारी लोग हैं। रतलाम की सीट पर आपको क्या लग रहा है, बाप पार्टी का कुछ वजूद बचा है? अभी तो मेरे पास लगातार कॉल्स आ रही है कि विधायक जी क्या करें, आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया, हम क्या करें। मैंने बोला ये तो आप स्वतंत्र हो। आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है? हाँ, लगातार फोन आ रहा है आपको पार्टी से बाहर आपको कर। जो व्हाट्सएप मिला वो यही नोटिस मिला है जो मीडिया में वायरल है, या कोई अलग से नोटिस मिला है? यही नोटिस मिला है, लेकिन फ़ोन कॉल्स लगातार पार्टी के आ रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों आपको पार्टी से बाहर कर दिया है अच्छा। ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है, आप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं, JS के कार्यकर्ता, हम जनता कह रही है, अब हम क्या करें। मैंने बोला ये फैसला आपको लेना है, क्या करना क्या नहीं। जब मुझे पार्टी से बाहर कर दिया तो मैं क्यों हस्तक्षेप करूँगा। चलिए, मेरा अगला प्रश्न एक केंद्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा हैं जो दिल्ली तक आपकी धमक रहती है, आपका नाम रहता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों से निकलकर आप एक विधायक बने, आप पहुँचे, आप नतमस्तक हुए विधानसभा के आगे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी देखा कि जिस तरीके से PM मोदी जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, उसी तरीके से एक आदिवासी विधायक जो है, जो मध्य प्रदेश से चुनकर आता है और वो भी जाके नतमस्तक होता है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, 10 साल तक लगातार प्राइम मिनिस्टर है। किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक सत्ता पर नहीं होना चाहिए, स्वतः खुद ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी जी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना होगा उन्हें, अभी परिपक्व नहीं है पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय स्तर के लिए। तो मोदी जी को आप रिटायरमेंट लेने की सलाह दे रहे हैं? हाँ, लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 10 साल तक उन्होंने सर्विस दी है इस देश को, तो कोई भी व्यक्ति थक जाता है इतने लंबे समय तक। 10 साल तो प्राइम मिनिस्टर और 10 या 12 साल CM गुजरात। मोदी जी कहते हैं कि मैं थकता नहीं हूँ, मैं तो लगातार देश सेवा में, विकास के कार्यों में लगा हुआ हूँ। हाँ, वो उनका ठीक आइडिया है, लेकिन मेरा ये जी, राय है। ये आपकी राय है उन्हें? हाँ, उन्हें रिटायर लेना चाहिए। तो 400 पार के नारे का क्या होगा फिर? ये नारे तो हर कोई लगा सकता है। अभी आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, मेरे से सवाल कर रहे हैं उस पार्टी का, वो पार्टी भी लगा सकती है 400 पार का नारा। कांग्रेस लगा सकती है 400 पार का नारा, क्या दिक्कत है उसमें। राहुल गांधी के बारे में आप कह रहे हैं परिपक्व होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। झाबुआ में जनता उनकी रैली से बड़ा खुश हुई। तो खुश तो होती है जनता, तो ऐसा कुछ। मोदी जी आए थे, खुश हैं, और दूसरी पार्टियों के लोग भी घूम रहे हैं, उनसे भी खुश हैं। इन्होंने सिर्फ गठबंधन किया है, बांसवाड़ा, राजस्थान की बांसवाड़ा सीट पास में सटी हुई है, लगी हुई है। बाकी सीटों पर इन्होंने गठबंधन नहीं किया। तो अब जब लोग ही खुद कह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी की कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ में मिल करके और बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी के सामने भारत आदिवासी पार्टी का हल्का उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा वोट बीजेपी के वोट ना कटे। आप बता रहे हैं कि आप आदिवासी समाज के लिए ज़रूरी नहीं कि विधायक रहते हुए ही काम करें, दूसरे तरीकों से भी आप कोशिश कर रहे हैं। क्या सांसद रहते हुए काम करेंगे आदिवासी समाज के लिए? मेरा कोई लोभ लालच ऐसा 29 में लड़ेंगे सांसद ही? नहीं, मेरा ऐसा कोई सोचता ही नहीं हूँ भविष्य में क्या करना क्या नहीं। वर्तमान में जीना चालू किया मैंने अभी। और आप पर जो आरोप लग रहे हैं ब्लैकमेलिंग के हों या और भी केसेस, 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस आपके ऊपर लगे हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? तो अभी मेरा आपसे ये निवेदन है, पुलिस स्टेशन पर आप ये जा कर के पता करें कि विधायक सेलाना ने ये जो आप कह रहे हैं अवैध तरीके से क्लिनिक, छोटा अस्पताल जो चलाते हैं अवैध तरीके से, उसके खिलाफ में धरना देने की अनुमति ली थी या सूचना की थी या नहीं की थी। और दूसरा, पुलिस ने वहाँ पर ड्यूटी भी लगाई थी, तो मैं तो लीगल तरीके से लड़ाई लड़ रहा था वहाँ पर। बेल एप्लीकेशन हमने लगाई थी उसी मुकदमे में, कोर्ट ने कितनी फटकार लगे पुलिस को। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं कि मुकदमा सही था या फर्जी था। कई इतने ही सारे मुकदमे मेरे खिलाफ में हैं। किसकी साजिश मानते हैं इन सब चीज़ों में? प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर्स। चलिए, ये थे सैलाना से विधायक कमलेश्वर जी, जिन्होंने अपने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए, ललन टॉप के साथ बातचीत की। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रतलाम की ये लोकसभा सीट है, यहाँ से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। देखना होगा, रतलाम की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। हम लोग मौजूद हैं रतलाम शहर में। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।